नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर। आज नड्डा, शाह और योगी करेंगे डोर टू डोर प्रचार। भाजपा के पक्ष में मतदान की करेंगे अपील। यूपी में जन विश्वास यात्रा के बाद अब डिजिटल रथ पर सवार हुई बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ से 403 डिजिटल रथों को किया रवाना। हर विधानसभा सीट पर जाकर करेंगे पार्टी का प्रचार। प्रदेश में कोरोना के 16,159 नए मामले, 17,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर तो 2,41,457 लोगों ने कराई कोरोना की जांच। बुलंदशहर में सनकी प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान। युवती की गोली मारकर की हत्या। खुद ने भी किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस ने की जांच शुरू। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। बीती रात हुई बरसात ने बढ़ाई गलन और कोहरा। 26 जनवरी तक मौसम बदलने के आसार नहीं। चलिए अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों को लेकर आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए राजनीतिक सरगर्मियों से भरा रहने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे। 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले 2 चरणों के लिए बीजेपी की रणनीति को मजबूत और अभेद्य बनाने के लिए बीजेपी ने ये तमाम नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में अपने पहले राजनीतिक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कैराना में बीजेपी उम्मीदवार के लिए घर घर प्रचार करेंगे। इसके बाद अमित शाह मेरठ में वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। साथ ही बिजनौर और गजरौला में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो वे अलीगढ़ और बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। जन विश्वास यात्रा के रथ के बाद अब पार्टी डिजिटल रथ का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 प्रचार रथों को रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे। इन रथों के जरिए पार्टी लाइव भाषण और नेताओं की छोटी सभा का प्रचार भी करेगी। इस तकनीक से सभाओं को आसपास के क्षेत्रों में लाइव भी किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए बहुजन समाज पार्टी की भी जोरदार तैयारियां हैं। पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण के 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर पोलिंग में जिताना है, सत्ता में आना है के नारे के साथ 51 बसपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। और इसी बीच लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रोजगार और आईटी सेक्टर को संकल्प पत्र में शामिल किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब अखिलेश करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं पूर्व सांसद रीता सिंह अहिरन ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले
नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने तय किया था, बिखरे हुए उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था। और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। एक एक लैपटॉप की एक कहानी है। अगर हम पूरा देखें कि उस लैपटॉप से क्या क्या पढ़ाई में या रोजगार में या नौकरी में मदद मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, बहन ने, भाई ने, परिवार के सब लोगों को मदद मिली है। और जिस समय लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब ऑफिसेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मुझे खुशी इस बात की, बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी कि समाजवादी सरकार का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है और हमारे काम आ रहा है। तो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से अपने कार्यकाल की उन्होंने जानकारी दी कि जिस तरीके से उनके कार्यकाल में बच्चों को लैपटॉप्स वितरित किए गए और आईटी के क्षेत्र में जो आगे बढ़कर पहल की गई, उसका फायदा लॉकडाउन और दूसरी सरकार के कार्यकाल में भी विद्यार्थियों ने देखा है। ये तमाम बातें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही और साथ ही उनके चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। करहल से चुनाव लड़ेंगे पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये चीज साफ हो गई है। काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन से क्षेत्र से जो उम्मीदवार है उम्मीदवारी दिखाएंगे और करहल वो क्षेत्र है जहां से चुनाव लड़ेंगे पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अनिकेत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिकेत, देखिए अखिलेश यादव की उम्मीदवारी को लेकर के कौन से क्षेत्र से उम्मीदवार वो होंगे चुनावों में, चूंकि एक पार्टी का सबसे एक प्रबल चेहरा जो है समाजवादी पार्टी का वो अखिलेश यादव है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मीडिया से, जनता से मुखातिब होते रहे, लेकिन सीट उनकी क्लियर नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब साफ हो गया है कि करहल से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो बताइए किस तरीके का जो जोश है वहां की जनता में इस ऐलान के बाद में हुआ है और क्या उनकी जमीनी स्थिति है वहां पर जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जैती, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव हालांकि सांसद है और ये ऐसा पहली बार है कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए करहल विधानसभा सीट की, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव भी वहां से सांसद है। यकीनन तौर पर अगर बात की जाए करहल सीट की, तो अखिलेश यादव के अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो उनके लिए कहीं ना कहीं पूरी महफूज सीट है और घरेलू सीट भी है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी का जो खेमा है, जो समाज पार्टी का जो गढ़ है, तो वो करहल में माना जाता है। करहल की जो सीट हमेशा से सुरक्षित सीट समाजवादी पार्टी की मानी गई है। तो यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, उन्होंने करहल से लड़ने का फैसला लिया है। और यकीनन तौर पर अब की बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो रोमांच देखने को मिल रहा है कि जो दोनों जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार है, कि वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव हो, दोनों ही दावेदार अब की बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और करहल की सीट अगर बात की जाती है, यकीनन तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए महफूज सीट है और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और हालांकि अगर बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक की जाए, तो आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला फिर से लिया। उन्होंने कहा है कि जो युवाओं के लिए जो नौकरी संकल्प पत्र जो समाजवादी पार्टी ने लिया है, उसमें आईटी सेक्टर के सिर्फ 22 लाख जो युवा है उनको रोजगार देने की बात आज अखिलेश यादव ने कही है। सिर्फ जो युवा है और वो आईटी सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, लगभग 22 लाख ऐसे युवाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित, कहीं ना कहीं उन्हें लुभाने का जो प्रयास है वो अखिलेश यादव ने किया है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिलेश यादव अपना एक एक संकल्प पत्र सामने लेकर आ रहे हैं मीडिया के सामने। अभी एक दिन पहले उन्होंने पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था और अब कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला अखिलेश यादव ने लिया है। तो यकीनन तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी एक बड़े रूप में देखने को सामने नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो बड़ी कांटे की लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही, उसमें कहीं ना कहीं जो निर्णय, जो संकल्प पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं युवाओं को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए निकेत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
खबर अब यूपी के जौनपुर से, जहां मछली शहर के सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर के चुनाव अभियान की जानकारी दी गई। मयंक सोनकर ने बताया कि पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर विकास कार्यों के बूते चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा जो विकास का दावा कर रही है वो खोखले है। प्रतापगढ़ के कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं उन्होंने किसी भी पार्टी से गठबंधन के कयासों को भी खारिज कर दिया है। इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि अब राजा भैया की पार्टी का सपा भाजपा से कोई गठबंधन नहीं होगा। जनसत्ता दल के प्रत्याशी जहां भी लड़ रहे हैं, जहां भी जिस भी विधानसभा क्षेत्र से अच्छे प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी हैं, वहीं पे हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रथम और द्वितीय चरण के 17 सीट के लगभग घोषित हुए हैं। कई अभी विचाराधीन हैं जिन पे हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पश्चिम से शुरू होकर के ये चुनाव पूरब की ओर बढ़ेगा और 7 चरणों में है, तो अभी 17 सीटों पे हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित किए। महाराज, कितने सीटों पे जो है जनसत्ता दल इस बार यूपी में चुनाव लड़ रहा है? अब नहीं, वही हम बता रहे हैं कि जितने अच्छे प्रत्याशी मिलते जा रहे हैं, और वहीं पे ये भी आप देखिए कि अभी अन्य राजनीतिक दलों ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो वो एक क्रम होता है, वहाँ के पार्टी के पदाधिकारियों से, वहाँ के मतदाताओं से राय लेकर के प्रत्याशी, उनकी इच्छा जान करके तभी प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट संख्या जो है वो अभी बता पाना संभव नहीं है, वो हम आपको बताएंगे जिस दिन अंतिम प्रत्याशी घोषित। भाजपा की यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 85 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है, जिसमें कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 2 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। यहां के अकबरपुर रनिया से मौजूदा विधायक प्रतिभा शुक्ला पर ही भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जाहिर किया और सिकंदरा विधानसभा से मौजूदा विधायक अजीत पाल का टिकट फाइनल किया गया। तो वहीं भोगनीपुर और सुरलाबाद विधानसभा को अभी प्रतीक्षा सूची में रखा गया। अपना नाम घोषित होने के बाद विधायक प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि पार्टी और जनता का भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा। इसमें हम ईश्वर का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे और जनता के विश्वास जो उसने कायम किया है, हम पुनः ये कहेंगे कि हमसे जो भी बन पड़ेगा। आज बहुत अच्छा दिन है और परमपिता परमेश्वर की सौगंध खाते हुए कहेंगे जनता के लिए जो आपने विश्वास कायम किया बिल्कुल टूटेगा नहीं। पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जो विधायक का गौरव मिलेगा उसको कल। प्रदेश में ठंड के तेवर कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ के कई जिले पहले से ही कोहरे और धुंध की चपेट में हैं और इसी बीच कई जिलों में तड़के हुई बारिश ने ठंड को और अधिक बढ़ा दिया है। पश्चिमी पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी कम से कम 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इतना ही नहीं, 26 जनवरी तक प्रदेश में शीतलहर भी जारी रहेगी। यहाँ मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, सहारनपुर सहित कई जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी बरसात की वजह से सड़कें तरबतर हो गई। बीते दिन प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। बता दें कि यहां 24 घंटे में 16,142 नए मामले सामने आए। बीते दिन 17,000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव रिकवर भी हुए। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस दौरान किसी भी संक्रमित की मौत प्रदेश में नहीं हुई। यहां एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख के नीचे आ गई है। अब यहां पर एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 95,866 हो गई। रिकवरी रेट की बात करें तो वो 93.8% पर है। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या का प्रयास उसने किया। बता दें कि घटना धौरव के ट्यूबवेल की बताई जा रही है। यहां घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे हार्ट सेंटर रेफर किया गया। तो वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की सहायता से मौके से साक्ष्य जुटाए। पूरा मामला प्रकाश में आया है कि एक लड़की जो पड़ोस की रहने वाली है, उसका यहाँ ननिहाल था
किसी लड़के के पास आकर के मिलती थी और आज ज्ञात हुआ है कि लड़के द्वारा ही उसको गोली मार दी गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसको मर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है। लड़का भी अपनी नस काट लिया है आत्महत्या करने के लिए, जिसको सीएचसी से रेफर करा के अलीगढ़ ले जाया गया है। ट्रीटमेंट अलीगढ़ में हो रहा है। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर लखनऊ स्थित विधानसभा के सामने परेड का ऑन रोड रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल में तमाम तरह की झांकियां निकाली गई, जिसमें पुलिस विभाग की टीम और पीएसी जवानों की टीम के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड महिलाएं भी शामिल रही। तो वहीं इस दौरान परेड रिहर्सल में तमाम स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन सुबह से ही हो रही बरसात को देखते हुए बच्चों को वापस भेज दिया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।